क्लास 9th के निब्बा निब्बियों या बच्चा बच्चियों या गिलहरा गिलहरियों, क्या हाल चाल? ऑफकोर्स मस्त ही होगे। तो आओ, आज हम इको स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट लेक्चर। किसका? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सबसे इजी चैप्टर है, इसमें मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट बताते चलूँगा, तुम नोट डाउन भी करते रहना। इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पालमपुर इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज। तो हाइपोथेटिकल को हम हिंदी में क्या कहेंगे? इमेजिनरी। मतलब उसको सिंपल इंग्लिश में कहेंगे इमेजिनरी गांव है, एक इमेजिन करा हुआ गांव है, ऐसा असलियत में कोई गांव नहीं है। ठीक है। और इसका मेन क्या है? मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। लिख लो ये कौन, ये हाइपोथेटिकल, ये लिखना आपको ज़रूरी नहीं है कि इमेजिनरी गांव है, इतना तो याद ही रह सकता है। पर इसके मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। ये लिख लो, क्या लिख लो? फार्मिंग मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें कि ये जो गांव है इसके पास नेबर्स भी है, मतलब कि इसके पास पड़ोसी भी हैं। पड़ोसी गांव और कस्बा। टाउन का मतलब होता है कस्बा। गांव और कस्बे, कौन सा गांव है हमारे पास? हमारे पास है 3 किलोमीटर दूर एक गांव रायगंज। सब बिग विलेज है। ठीक है। रायगंज का है क्या है? एक विलेज है। रायगंज क्या है? विलेज। ठीक है। सॉरी फॉर, ढंग से लिख लेना, मेरी राइटिंग को देखकर डर मत जाना। और वो कितना दूर है? 3 किलोमीटर। ठीक है। चलो, अब आता है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कि पालमपुर के लोगों में ज़मीन कैसे बटी हुई है। साफ सीधी बात है, ज़मीन जैसे बटी हुई है वैसे बटी हुई है। अभी देखो कैसे समझोगे, डायरेक्ट सी बात है। 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर लेके चलते हैं। मेन है इसमें 2 हेक्टेयर ज़मीन। ज़्यादा किसके पास है? 60 फैमिलीज के पास है। कम किसके पास है? 240 के पास है। बिल्कुल लैंड नहीं है 150 के पास। तो इन्हें टोटल करो 150 प्लस 60 प्लस 20 40 240। तो इसके हिसाब से तो इसमें कितनी फैमिली रहती होंगी? 450 फैमिली रहती होंगी ना। अगर हिसाब से देखें तो ज़मीन इतने में डिस्ट्रीब्यूट है, इतने में नहीं है। तो इसमें कितनी फैमिली होती होंगी? 450, है ना। चलो टोटल फैमिली भी हमने पता कर ली कितनी रहती हैं, 450। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। फैक्टर ऑफ प्रोड्यूस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये दोनों नामों से आ सकता है। तो पहले देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या हैं। लैंड ज़मीन, लेबर मजदूर, कैपिटल पैसा, पैसे से खरीदी हुई चीज़, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल नॉलेज। इससे याद रखेंगे लैंड ज़मीन। लैंड ज़मीन से हमें कौन कौन से नेचर रिसोर्स मिल सकते हैं? ज़मीन से हमें वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स मिल सकते हैं और बहुत सारे नेचर रिसोर्सेज मिल सकते हैं। जो हमें नेचर रिसोर्स मिलेंगे वो हमारे लैंड में आएंगे, है ना। और जो लेबर है, लेबर में हमें क्या मिल सकता है? लेबर जो काम करेगी, हमें लेबर की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। अब हम कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? लेबर की ज़रूरत। और कैपिटल में 2 तरह के कैपिटल होते हैं, फिक्स्ड, वर्किंग। फिक्स में कौन से आते हैं? जो एक बार खरीदे दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मशीन, बिल्डिंग और टूल्स। ठीक है। और वर्किंग में रॉ मटेरियल आता है, और जो कैश होता है ना, हाथों हाथ चला जाता है, कैश इन हैंड आता जाता रहता है, वो होता है। और ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है? स्किल्स एंड एजुकेशन। एजुकेशन होगी तभी, एजुकेशन होगी तो हमारे पास स्किल्स आएगी उस चीज़ को करने की। एजुकेशन से हमें पता चलेगा ना हमें साइंस में इंटरेस्ट है या कॉमर्स में या EMC में, किसी में इंटरेस्ट है ना। तो स्किल्स, जो एजुकेशन आएगी तो स्किल्स भी आएगी। तो एजुकेशन स्किल्स है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दिया है मैंने, फिर भी एक बार। ये जो फिक्स कैपिटल होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये हमें एक बार बाय करना पड़ता है फिक्स कैपिटल के लिए। एक बार स्कूल का बैग खरीद लिया बच्चे का, अब 1 साल तो चली जाएगा बच्चे का बैग हैं। और दूसरे में हमें बार बार चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, मतलब कि अब ये अनाज ख़त्म हो गया दोबारा लेना है, ये वो, है ना। जैसे एक अनाज का दाना हो गया या फिर कच्चा माल हो गया, है ना। एग्जाम्पल भी इसके दे रखे हैं वही, लैंड और मशीन, और इसका क्या है? वर्किंग का मनी एंड रॉ मटेरियल। इतने में कोई दिक्कत नहीं। चलो
अच्छी बात है, लास्ट मैंने माइंड मैप भी दिया है, समराइज कर लोगे ना तो अच्छे से आ जाएगा। सीजन पीरियड क्रॉप्स, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी क्रॉप को क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रेनी सीजन को क्या बोलते हैं, बारिश वाले सीजन को खाफ़ी, विंटर को रावी, समर को जैद, और खाफ़ी सीज़न किसके बीच में होता है, जुलाई अक्टूबर, जिसमें रॉ हो सकता है बाजरा, राइस, कॉटन, तंबाकू। ठीक है। और जो हमारा रावी सीज़न होता है, विंटर सीज़न, वो कब से चलता है, अक्टूबर टू मार्च। ये तो हम सबको पता ही है कि अक्टूबर टू मार्च चलता है विंटर सीज़न। तो बस ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपकी मम्मियों को ही याद होगा सबसे ज़्यादा हैं। तो इसमें क्या उगता है, वीट उगता है, पोटैटोज़ उगते हैं, बहुत सारी चीज़ उगती हैं। ठीक है। और ये जो हमारा समर सीज़न होता है वो होता है जैद, जैद कहते हैं, जो कि मार्च से जून तक होता है। इसलिए तो जून में छुट्टी पड़ती है, मार्च से शुरू होता है होली के बाद, और जून में बहुत बढ़ जाता है, इस वजह से जून में छुट्टी पड़ती हैं। इसमें उगता है वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीज़ें, फ्लावर्स भी उगते हैं इसमें। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओहो, एक मिनट, ये मल्टीपल क्रॉपिंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड ग्रो वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ईयर कैन नाउ मल्टीपल क्रॉपिंग। ग्रो मोर देन वन है यहाँ पे, मोर देन वन। ठीक है, एक क्रॉप से ज़्यादा अगर हम एक पीस ऑफ लैंड में उगा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। एक एक लैंड में हम एक से ज़्यादा चीज़ें उगा रहे हैं तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। कि यहाँ पर धनिया लगा दिया, यहाँ पे मिर्चें लगा दी, यहाँ पे कुछ लगा दी, यहाँ पे कुछ लगा दिया, तो वो क्या होगी, मल्टीपल क्रॉपिंग। हाँ तो चलो थोड़ा समराइजिंग कर लेते हैं। यहाँ ये मैं बाद में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख दूँगा उसके पीछे। ठीक है, लास्ट में चलो। तो स्टैंडर्ड यूनिट इन मेजर लैंड इन हेक्टर, हमारी जो यूनिट मैंने बताया था पहले कि हेक्टर क्या है, ऐसा यूनिट है लैंड को नापने की। ठीक है, तो एक हेक्टर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, हेक्टर माने स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक हेक्टर में हमारे होते हैं, हाँ, 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग, इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन। हम मॉडर्न फार्मिंग को क्या कहते हैं, ग्रीन रेगुलेशन जो हुआ था हमारा, है ना, उसको हम मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अभी इसको हम अभी करते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं ग्रीन रेगुलेशन क्या है, तो मॉडर्न फार्मिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ग्रीन रेगुलेशन क्या है, ये एक पीरियड था ग्रीन रेगुलेशन, जबकि एग्रीकल्चर इंक्रीज़ होने लगी ज़्यादा। कैसे इंक्रीज़ होने लगी ज़्यादा, ज़्यादा इंक्रीज इसलिए होने लगी क्योंकि मार्केट में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स आने लगे। क्या आने लगे, केमिकल फर्टिलाइज़र्स आने लगे। जो कि एक क्रॉप को बहुत न्यूट्रिशन देते थे। पहले क्रॉप बहुत पानी पीती थी, इसमें पानी भी ज़्यादा पीती है। हाँ, पहले क्रॉप कम पानी पीती थी, पर इसे डालने से थोड़ा ज़्यादा पानी पीती है, पर उग जल्दी जाती है। इससे क्या होता था ना कि इससे जल्दी से वो जो सॉइल में जो भी थे कीटाणु उटाणु वो मर जाते थे, वो फसल एक बार जल्दी उग जाती थी, पर दोबारा नहीं उग पाती थी क्योंकि उस सॉइल की जो फर्टिलिटी थी ना उसे ख़त्म कर देता था। ये उस सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता था, सॉइल सॉइल को दोबारा फसल उगाने लायक नहीं छोड़ता था। हम्म, ये होने लगा, इसको ही हम ग्रीन रेगुलेशन कहते हैं। जैसे हम शॉर्ट में मैं लिख कर दूंगा आपको उसको, हैं। ओके, ग्रीन रेगुलेशन है, मॉडर्न फार्मिंग आई। मॉडर्न फार्मिंग क्या, ग्रीन रेगुलेशन मॉडर्न फार्मिंग, ये दोनों इक्वल सी हैं। ये होता है एक पीरियड आया जिसमें कि महंगी चीज़ ज़्यादा चलने लगी, मतलब मशीनें ज़्यादा चलने लगी, फर्टिलाइजर, जिससे कि क्रॉप जल्दी उगने लगी, उसे हम मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं ट्रेडिश। ठीक है, अब आते हैं पीछे, अब समझते हैं मॉडर्न फार्मिंग क्या है एक्चुअली। तो मॉडर्न फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग में डिफ्रेंशिएशन समझ लेते हैं। पहले लेबर में, ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है उसमें हम खुद लग जाते हैं, अपनी फैमिली को ले लेते हैं कि आ जाओ मेरे चचा जान, थोड़ी सी हेल्प करा दो, ये करा दो, अरे भाई तो थोड़ी सी ये कर दे वो कर दे, है ना। ट्रेडिशनल फार्मिंग ये होता है, पर मॉडर्न फार्मिंग क्या है, लेबर हायर कर लेते हैं मॉडर्न फार्मिंग में। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन है ट्रेडिशनल और मॉडर्न में। अगर मॉडर्न फार्मिंग आई तो ये सब एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो तुम। सीड्स में क्या है, HVI सीड्स, ये तो याद ही रखना। सीड्स क्या है, HVI सीड, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये रही
फुल फॉर्म भी हैगी, और HBI सीड्स भी होंगे। हाई वीडिंग वेरिएशंस, HBI सीड्स, केमिकल और फर्टिलाइजर्स आने लगे, प्लेस्टोलिस आने लगे। उस टाइम पे ट्रेडिशनल फीड सीड्स चलते थे। और काव डंग, काव डंग का मतलब गोबर, गोबर सुना है, गोबर के उपले उपले, गोबर का यूज़ करते थे हम नेचर फर्टिलाइज़र की तरह। ठीक है, ये अब केमिकल फर्टिलाइजर आ गया ना, पहले गोबर का यूज़ करते थे। और इसको हम जोतते कैसे हैं, मतलब कि वो खेत कैसे खोदते हैं। अब एनिमल से खोदते थे पहले, एनिमल्स, या फिर गाँव को ले लेते थे, या फिर भैंसों को ले लेते थे, सांड को या, और यहाँ पर क्या होता है, मशीन आ गई हैं, ट्रैक्टर्स आ गए हैं, ट्रैक्टर से कर रहे हैं। तो पिछले ज़माने के लोग क्या थे, वो ये भैया बारिश पे डिपेंड थे कि भाई कब बारिश आए, कब हमारे खेतों में पानी आए। पर यहाँ पे तो ट्रक से भर के लाओ पानी, डालो, यहाँ पे कुआँ खोदो, डालो पानी। और इसमें ना कैपिटल की बहुत कम ज़रूरत पड़ती थी। ट्रेडिशनल फार्मिंग में ना पैसा बच जाता था, क्योंकि जो अपने ही घर वाले काम करेंगे तो खा नहीं रहेंगे वो, तो पैसा बच जाता था ज़्यादा से ज़्यादा। फर्टिलाइज़र्स में नहीं जाता था, ज़मीन अपनी होती थी, इसलिए पैसा थोड़ा बच जाता था। और गायों से खोदते थे, गाय अपनी होती थी, पेट्रोल नहीं लगता था उनमें, तो पैसा थोड़ा बच जाता था ट्रेडिशनल फार्मिंग में। पर मॉडर्न फार्मिंग में ज़्यादा कैपिटल लगता है, मतलब ज़्यादा पैसा लगता है। लेबर हायर करो, फिर उसमें HBI सीड्स डालो, हाई वेरिएशन सीड्स डालो, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालो, मशीन्स डालो, ट्रैक्टर डालो, ये सब होता था। ठीक है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गई। इसी को मॉडर्न फार्मिंग को ही जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है उसमें ये सभी हुआ था। पर ग्रीन रेगुलेशन केमिकल फर्टिलाइजर से जो नुकसान हुआ था उसको भी कहते हैं, और जो फ़ायदा होता है उससे भी कहते हैं। अब ग्रीन रेगुलेशन से क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या यूज़ होता था ग्रीन रेगुलेशन में क्या क्या यूज़ होता था, ये हम देखेंगे अब। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेगुलेशन में ज़रूर क्वेश्चन आएगा एक ना एक, तो अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर है तो। ग्रीन रेगुलेशन से जो फ़ायदे हुए वो थे HBI सीड्स, इससे HBI सीड्स आई। फ़ायदे कह रहा हूँ, ग्रीन रेगुलेशन क्या था ये थे उसका एग्जाम्पल। ग्रीन रेगुलेशन में HBI सीड्स का यूज़ होने लगा, उस फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने लगा, प्लास्टोलिस्ट का यूज़ होने लगा, मॉडर्न फार्मिंग की मशीनों का यूज़ होने लगा, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ होने लगा। ठीक है, व्हेन डिड ग्रीन रेगुलेशन फाइंड। अब ग्रीन थोड़ा और पढ़ते हैं ग्रीन रेगुलेशन के बारे में। ये ग्रीन जो रेगुलेशन था ना, ये आ सकता है क्वेश्चन। ग्रीन रेगुलेशन स्टार्ट हुआ था 1916 में। ठीक है, 1916 में यूज़ हुआ था ग्रीन रेगुलेशन, स्टार्ट हुआ था, आई मीन ग्रीन रेगुलेशन। और ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये हुआ था पंजाब में हुआ था। ये सबसे पहले ये डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुआ था ये पंजाब में हुआ था। ये गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से हुआ था। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा जरूर इंपॉर्टेंट है। ये कि किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि अब पेपर आ गए तो इंपॉर्टेंट क्या करना है, किस ये कहाँ पर हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, ये याद रख लो। ठीक है, बाकी सब ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था, ड्यूरिंग ब्रिटिश राज ने कराया था, इंडियन गेन इकोनॉमिक हाई जगह से हुआ था ये। ठीक है, अब आते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट पर। ये इम्पॉर्टेंट है भैया, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, इंक्रीज द प्रोडक्शन क्रॉप लाइक वीट एंड राइस। फसल बढ़ने लगी भैया, फर्टिलाइजर आया, जो फसल एक एक साल में हो जाती थी अब वो 6-6 महीने में हो रही है, जो 6-6 महीने में हो जाती थी वो 3-3 महीने में हो रही है। जो फसल थी ना वो जल्दी बढ़ने लगी, इंक्रीज़ होने लगी। ठीक है, और ये लोगों के एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प कर रहा था, एग्रीकल्चर जल्दी अच्छे से हो रहा था, जल्दी हो रहा था, है ना। और नेगेटिव इम्पैक्ट इतने पड़ गए पूछो मत ही। सॉइल की फर्टिलाइजेशन इंक्रीज से नहीं हुई, अनइंक्रीज हो गई। इंक उसकी फर्टिलाइजेशन चली गई। पानी पॉपुलेशन हो गया, से पानी ज़्यादा होने लगा इसमें। फर्टिलाइजर्स ने सॉइल की क्वालिटी ख़राब कर डाली। और भी बहुत होने लगा, जैसे कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जानते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो मरने लगे, जो हमारे अच्छे थे वो भी मरने लगे, जो सॉइल या जो भी थे उन सबको जो बढ़ावा देते वो मरने लगे, ये सब होने लगा। सरप्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पर इतना आएगा नहीं, ये इतना आता नहीं है।
फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सरप्लस इज़ अ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फार्मर प्रोड्यूस, जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं उसका जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा अमाउंट, उसको हम सरप्लस कहते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट द फार्मर एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ द सरप्लस, जो प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने खेती करी, कुछ भी प्रोड्यूस करा, उसे बेचा, जो बचा और जो बना वो उनका अपना सरप्लस है, उनका बचाया हुआ सरप्लस है। ठीक है, फार्मर्स का बचाया हुआ क्या है, वो सरप्लस है। फार्मर का प्रॉफिट जो है वो सरप्लस है, उन्होंने बेचा, उनसे बेचा, उनके घर के गया है, पर जो एक्स्ट्रा हुआ उनसे, जो बच गया उनके लिए, वो क्या है, सरप्लस है। तो द प्रॉफिट इज कॉल्ड सरप्लस। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे। तो अब ये है मेन चीज़, मैंने कहा था ना सबको बीच समराइज़ करने से अच्छा है, मैंने आपको पीछे माइंड मैप दे रखा समराइज़ करने के लिए, तो ये है वो माइंड मैप। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैंने उस टाइम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं करी, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर जो आ सकती हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है मैंने बताया था, यहाँ पर वेल डेवलप्ड रोड्स हैं, ये इतने डेवलप्ड रोड्स हैं कि आसपास के गांव और शहर से भी कनेक्टेड हैं। इसमें 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 प्राइमरी स्कूल्स, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है, एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इसमें मेन एक्टिविटी मैंने बता दिया था क्या है, फार्मिंग। ऐसा नहीं है कि सारे लोग फार्मिंग करते हैं, कुछ नॉन एक्टिविटी भी करते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे डेयरी, शॉपकीपिंग, है ना, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग। और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपको पहले बता दिया था। देखो यहाँ पर हमने निकाले हैं टोटल फैमिली कितनी है, टोटल फैमिली 450, 60 के पास मीडियम लैंड है, ठीक है, 150 के पास स्मॉल लैंड है, और 240 के पास स्मॉल लैंड है, 150 के पास लैंडलेस है। लेबर, बिग फार्मर्स गिविंग हैंड टू स्मॉल एंड लैंड लेबर्स। एक मेरे को इसमें समझाता हूँ मैं आपको। जो बड़े लोग होते हैं, बड़े फार्मर्स, छोटे फार्मर्स जो होते हैं, ये बड़े हैं, है ना, ये सरपंच हैं, इनके पास इतनी ज़मीन है और इनके पास घंटा कुछ नहीं है, हैं, तो ये जो है इन्हें बुला के यहाँ पर क्या कराते हैं, काम कराते हैं। जिसका सा इतना तुम ले जाओ, इतना मैं ले जाऊँ, ऐसा होता था पहले ज़माने में। ठीक है, खुद का लैंड नहीं है तो दूसरे के पास जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। ये था कि बड़े लैंड्स के बड़े, जो बड़े लोग थे उनके पास जाके काम करना पड़ता था लेबर्स को। वो काम करने के लिए थोड़ा सा लेबर देते थे और डेली वेजेस देते थे। जैसे कि जो कोई कोई होता था तो डेली वेजेस दे देता था, जैसे 100 रुपये दे दिया आज के, लो आज के 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, उस टाइम तो ऐसे चलते थे ना। मॉडर्न फार्मिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया है। मॉडर्न फार्मिंग क्या आता है, ग्रीन रेगुलेशन आता है, जिसमें HVI सीड्स, फर्टिलाइजर्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेल ऑफ प्रोडक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है वैसे तो, पर मैंने आपको बता दिया ये। सम इन रायगंज, मैंने बताया था एक रायगंज एक बहुत बड़ा गांव है, बिग विलेज है, तो वहाँ पर ये बेचने आते हैं कुछ, वहाँ पर बेच आए, ठीक है। सम कीप्ड, सब अपने पास रखते हैं, और ये जो पैसे कमते हैं इसे बिजनेस में लगाते हैं, आगे बढ़ाने के लिए लैंड खरीद लेते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, ये जो भी कमाई होती है। मल्टीपल क्रॉपिंग मैंने आपको समझाया था अभी, 3 क्रॉप पर ईयर, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स, वेल डेवलप्ड, और काफ़ी भी क्रॉप जैसी क्रॉप्स होती हैं इसमें कि जल्दी से जल्दी हम उगा सकें। ठीक है, और ये भी आपको पता ही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूस, लैंड, लेबर, कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इसमें एक चीज़ और रह रही है, वो मैं आगे बताता हूँ। ये देखो, ऐसा है कुछ, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिख दूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए एक और स्लाइड ले लेंगे, एक चीज़ बच रही है, शाहपुर। एक गांव है जिसका नाम है शाहपुर, गलत लिख गया मुझसे स्पेलिंग है, वो क्या है, वो एक टाउन है, टाउन है, ठीक है, वो एक टाउन है, मैंने बताया था ना उसके पास विलेज और टाउन दोनों है, तो एक शाहपुर नाम का टाउन है, शाहपुर, शाहपुर नाम का एक टाउन है। अब आते हैं मेन टॉपिक्स के ऊपर। आय हाय,
ये थे कुछ टॉपिक जो आपको ज़रूर याद करके जाने हैं कि वहाँ पर किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं फार्मिंग नॉन फार्मिंग में, और फैक्टर कौन कौन से हैं, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स, मल्टीपल क्रॉपिंग कौन सी हैं, लैंड ग्रीन रेगुलेशन सेल। अब और इनमें से तो ज़रूर ना ज़रूर एक या दो क्वेश्चन तो अवश्य आएंगे, ज़रूर ही आएंगे। ओके, तो ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आपको लिखवा दी है। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कमिंग 9th क्लास स्टूडेंट। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। मैं जल्दी ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियर क्वेश्चंस और एमसीक्यू सब साथ में लेके आऊँगा। ठीक है, बाय।